Hello, all the dear students of class 10th. Once again, welcome you all in the online classes. I'm a teacher विमलेश सिंह. कल तक के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, tertiary sector, and now we will study the detail about these sectors. And from here आप लास्ट वाली वीडियो को देखने के बाद और ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. अगर कोई भी आपकी क्लास में पढ़ने वाला कोई आपका दोस्त है जो ये एक्सप्लेनेशन ये वीडियो उसके फ़ायदे की हो सकता है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन शेयर इट विद ऑल. ओके. तो सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. तो dear students, this is to mention here कि सर्विस सेक्टर्स में कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी आते हैं जो शायद डायरेक्टली जो है गुड्स के प्रोडक्शन में मदद नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल वी रिक्वायर टीचर्स. हमको टीचर्स की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, जो पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज वाशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स एंड पीपल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies etc. have become important. तो जाहिर सी बात है ये जो सर्विस सेक्टर में लोग जो आते हैं इनका इस समय इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. तो हियर यू कैन से आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ आपको करना है और लेट मी एक्सप्लेन ये क्या है. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ये ऊपर वाला पोर्शन समझ नहीं आ रहा है क्या है. हियर ये देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दाव आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. इनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, और ये एक दूसरे से पर डिपेंड है. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. जैसे कहते हैं एग्जांपल एंड व्हाट डज दिस शो. टेबल 2.1 एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू ए पर्टिकुलर शुगर मिल. कल्पना करिए कि अगर सारे गन्ना के जो बोने वाले किसान हैं वो अपना गन्ना एक पर्टिकुलर चीनी मिल को बेचने से रिफ्यूज़ कर दें. द मिल विल हैव टू शट डाउन. तो क्या होगा, मिल को बंद होना पड़ेगा. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी. अब ये दिखाता है कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो फैक्ट्री है, जो मिल है जिसमें गन्ने की पेराई होगी और उसमें से गुड़ चीनी सब बनता है, वो प्राइमरी सेक्टर पे पूरी तरीके से डिपेंड है. तो ये सेकेंडरी सेक्टर है क्योंकि वो मिल है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे ट्रांजिशन होता है और वो टोटली गन्ने पे डिपेंड है. अब दूसरा देखिए, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ़ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाई फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट ऑल कॉटन they need from other countries. Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt. If they cannot quickly switch to the other crops, cotton prices will fall. तो ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर का काम है. तो प्राइमरी सेक्टर में अगर इस तरीके से होते रहे तो प्राइमरी सेक्टर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब यहाँ देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड है. एंड फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि सेकेंडरी जो है प्राइमरी पे डिपेंड है. तो इंटर, ये आप जो वर्ड देख रहे हैं इंटर इंडिपेंडेंट, ये यहाँ पे जो है फुलफ़िल करता है
टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। और इसी तरीके से दो तीन और हैं, जैसे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। फार्मर्स बाई मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers. Imagine what would happen if the price of fertilizers of pump set। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और इसको आपको करना भी चाहिए। These all kinds of the activities you can see here। चलते हैं, अब ये सारा एक्टिविटीज़ है। आपको कंप्लीट द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आई थिंक इट वाज नेसेसरी टू एक्सप्लेन हाउ टू फील, और मैंने कर दिया है। तो गाइज, फ्रॉम एनी सोर्स यू कैन फील इट। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स यूजिंग एग्जाम्पल्स other than those mentioned in the text. Third, classify the following list of occupations under primary, secondary and tertiary sectors: tailor, basket weaver, flower cultivator, milk vendor, fisherman, priest, courier. Students in a school are often classified into primary and secondary or junior and senior. What is the criteria that is used? Do you think this is a useful classification? Discuss। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो है आप कर सकते हैं। आइए हम लोग थियरी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। एंड टू डिस्कस कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। दिस चैप्टर इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज यू कैनॉट। ओ माई गॉड, let me अरे भाई, ये तो नाराज हो गया लग रहा है। let it come sometimes। oh, it's my god। so we are on this page। so this is the problem in the online। okay, here कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे कि विच सेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people। इन तीनों में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। and in them to produce these goods as and services। The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector। अब ये हमको देखना है इन द फर्दर स्टेप में कि कितना सामान का प्रोडक्शन और सेवाएं जो है उत्पादित होती हैं और कितने लोग इन प्रत्येक सेक्टर्स में वर्क करते हैं। In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size। और दूसरे जो सेक्टर्स हैं रिलेटिवली क्या हैं, स्मॉल हैं, वो साइज में उसकी कंपनी। एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। हम कैसे काउंट करेंगे तमाम सारे जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं और उनका टोटल प्रोडक्शन ईच सेक्टर में कितना है। तो दिस विल बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस हियर। with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task। आप सोच सकते हो कि ये एक असंभव कार्य है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture। It wouldn't make sense। You are right in thinking so।
To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For examples, if 10,000 kgs of wheat is sold at 8 rupees per kg, the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconuts at rupees 10 per coconut will be rupees 50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. Remember there, here you can say, remember यहाँ से you just count. Remember there is one precaution one has to take. Not every good service that is produced and sold needs to be counted. ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उस सबको काउंट किया जाए. ओके, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. काउंटिंग की कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज निकल के आती हैं उन्हीं को करना चाहिए. टेक फॉर इंस्टेंस, अगर हम क्षण भर के लिए देखें, ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल. तो डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक किसान जो है एक आटे की मिल में गेहूँ बेचता है रुपीज़ 8 पर केजी. ठीक है, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से. द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू ए बिस्कुट कंपनी फॉर रुपीज़ 10 पर केजी. और वही मिल गेहूँ को पीस करके एक बिस्कुट वाली कंपनी को बेचती है 10 रुपीज़ पर केजी. 2 रुपये बढ़ गया. द बिस्किट कंपनी यूजेज द फ्लोर, और बिस्किट कंपनी उस आटे का प्रयोग करके एंड थिंग्स, दूसरी चीज़ों का, सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट. और क्या करती है, वो 1 किलो आटे का, जिसको उसने 10 रुपये पर केजी ख़रीदा था, कुछ और सामान और तेल मिला के 4 पैकेट बिस्किट बनाती है 1 किलो आटे से. इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर रुपीज़ 60, और वो 60 रुपये में बिकता है, मतलब 15 पर पैकेट. बिस्किट्स आर द फाइनल गुड. तब आप समझेंगे कि हमारा जो बिस्किट है वो फाइनल गुड्स है. दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, वो सामान जो कंज्यूमर तक पहुंचता है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब ये कहते हैं वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. सवाल ये भी है कि क्यों जो अंतिम उत्पाद है उसी को काउंट किया जाए, दूसरे क्यों नहीं किए जाएं भाई. सबसे अच्छी बात यह है, सवाल पूछना बनता है. इन कंट्रास्ट, अगर इसके विपरीत देखें, टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स. अगर हम इन एग्जाम्पल्स में देखें तो व्हीट और द व्हीट फ्लोर जो है वो क्या है, यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स है, मध्य जो सामान हैं. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वो होता है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद करता है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू. यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है वो पहले ही शामिल होती है द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स. सारे जो है इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू में, दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड, जो कि फाइनल गुड को बनाने में मदद करती है. हैंस द वैल्यू ऑफ रुपीज़ 60 फॉर द बिस्किट्स फाइनल गुड already includes the value of flour rupees 10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included to count the value of flour and wheat. So this is an important factor. Yes.
if we will study vertically, then we will find, I think, much more in the comparison of horizontal, because it's take very quick time to turn the pages. Okay, let's see. No. For the next way, why it's not working? Yes. Separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same things a number of times. तो उसी वैल्यू को हम कई बार जो है काउंट करने लगते हैं. फर्स्ट एज वीट, एक बार तो हमने गेहूं के तौर पे उसकी वैल्यू ली, देन एज फ्लोर, फिर आटे के रूप में ली, एंड फाइनली एज बिस्किट्स. तो इससे क्या होता है, वो सही रेट नहीं होगा, फाइनल गुड्स का लेना चाहिए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो रिमेंबर, अंडरलाइन इट इन योर बुक, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, जो प्रत्येक सेक्टर में प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर में, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, and the sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product. तीनों ही सेक्टर्स में जितना प्रोडक्शन होता है उनको जब जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड शॉर्टली इट इज़ नोन एज जीडीपी, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं ऑफ ए कंट्री. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ये क्या है, सभी सेक्टर्स के फाइनल गुड्स की जो है वैल्यू होती है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, जो एक देश में प्रोड्यूस की जाती है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर. जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज, जीडीपी ये दिखाती है कि वो इकोनॉमी कितनी बड़ी है. इन इंडिया द ममोथ टास्क ऑफ मेजरिंग, जो बहुत हरक्यूलियस टास्क है जीडीपी को मेजर करने का, इज अंडरटेकन बाई ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री करती है. दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वैल्यूम ऑफ गुड्स. वो क्या करती है, जो टोटल वैल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ले चल के यहाँ पे खड़ा कर, सॉरी छुप गया, आ गया, ऑफ देयर प्राइसेस, एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, अब इन सेक्टर्स में बहुत चेंजिंग भी आई है अगर देखा जाए तो, और इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज, इट्स वेरी बैड दिस कवर अप सेक्शन. जनरली इट हैज़ बीन नोटेड from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important sector of economic activity. As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, जैसे फार्मिंग का जो तरीका है इट हैज़ बीन चेंज और ये प्रॉस्पेरस होती जा रही है. इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड दैन बिफोर, यह पहले से कहीं ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रही है. मैनी पीपुल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोग अब दूसरी अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, जो क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced
were natural products from the primary sectors and most people were also employed in this sector. तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं? सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। और चूँकि अभी भारत गाँव का देश है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्राइमरी सेक्टर्स पे ही डिपेंड हैं और वहीं से सब कुछ निकल के आता है। और जब कभी भी कोशिश ये होती है कि उस सेक्टर्स को छोड़ा जाए तो ये सीधे तौर पे ये लग जाता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो लेट्स सी दिस पैराग्राफ वी नीड टू स्टडी। या आई वुड लाइक टू से कि आज हम लोग इसी पे छोड़ते हैं, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज अगर ज़्यादा हो गया तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अपलोड एंड शेयर इन योर ग्रुप। ओके, दैट्स वाई आप इस पेज को याद रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।